हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार बिश्नोई। आज अपने यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए लेके आए हैं एग्रोनॉमी सीरीज की एक नई फसल, जिसको हम जानते हैं मटर। मटर एक दलहनी ग्रुप की या दलहनी एक फसल है जो रबी सीजन में, किस ऋतु में उगाई जाती है? रबी सीजन में उगाई जाती है। और मटर को हम दो चीज़ों के उपयोग के लिए उगाते हैं। जानते हैं कौन कौन से? बताएं। दाल के लिए और सब्जी के रूप में। सब्जी भी दो तरीके की, एक तरीका ये कि हम फली के साथ काट, तो या तो सब्जी जिसमें हम दाना निकालते हैं मटर का और फिर प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ मटर की वैरायटी ऐसी भी होती हैं जिनको आप छिलके समेत काटते हैं और खाते हैं। तीन तरह के उपयोग हो गए। पहला उपयोग, हरी फली साबुत खाई जाती हैं सब्जी के रूप में। दूसरी, हरी फलियों से हम कच्चा दाना निकालते हैं और उसको सब्जी के रूप में, सब्जी को सूखी सब्जी के रूप में भी खाते हैं, तरी के रूप में भी खाते हैं, और ये बहुत सारी सब्जियों के साथ मिक्स्ड वेजिटेबल के रूप में भी खाई जाती। इवन कढ़ी के साथ भी लोग मटर डालते हैं उसके अंदर। गोभी के साथ मटर डालते हैं, गाजर के साथ मटर डालते हैं, आलू के साथ मटर डालते हैं, टमाटर के साथ मटर, पनीर के साथ मटर डालते हैं। तो बहुत सारी एक चेन है, वैरायटी ऑफ रेसिपीज़ हैं जो मटर के साथ बनाई जाती। और मटर, हरी मटर का सीधे सीधे नाश्ता भी होता है। जब आप ट्रेन में जाते हैं तो आपको हरी मटर, ये कच्ची प्याज और लहसुन के छोंक तड़का लगाए हुए उबली हुई होती है, और वो आपको ट्रेन में बहुत मिलती है। हालांकि अभी तो ट्रेन बंद है, लेकिन वैसे ये खूब मिलती है ट्रेन में, बस स्टैंड पे, और कुछ खास इसकी दुकान होती है, ठेले पे भी मिलती है, कि हरी मटर को वो छोंक लगा करके अच्छी मसालेदार बना के खिलाते हैं। ये तो हो गया इसके हरे तक। अब जब मटर सूख जाए, पूरी फली परिपक्व हो जाए, तो उस अवस्था में मटर को कैसे खाते हैं हम? मटर को दो तरीके से खाते हैं। कि जो साबुत मटर है उसको तो जो ये छोले वाले चाट बनाते हैं, ठेले होते हैं, ठेले पे चाट बनती है, तो चाट में वो चने के अंदर मटर बहुत मिला लेते हैं। तो कुछ मटर वाले समोसे, मटर वाले छोले, है ना, और कुछ केवल मटर, जैसे चाट बोलते हैं ना जिसको, तो चाट दो चीज़ों से बनती है। एक चना, काबुली में छोटा वाला चना, जो काबुली चना होता है उसका छोटे आकार का, बड़े आकार का, और एक मटर। तो तीनों तरह। अब वो जो गोल गप्पे होते हैं, पानी पूरी के अंदर मटर भर के खिलाई जाती है। मटर को क्या करते हैं, वो परिपक्व जो मटर होती है उसको उबाल लेते हैं, उबाल के उसमें मसाले वगैरह लिए उसको मैश कर लेते हैं, जिससे मसाला उसमें अच्छे से मिल जाए हैं। और जब वो पानी पूरी खिलाई जाती है तो आपने देखा होगा उसके अंदर वो कई सारी चीज़ भरता है। कुछ आलू होते हैं कटे हुए बॉइल्ड, और कुछ ये मटर होती है। इसको भरने के बाद वो डिप करता है और आपको देता है, और आप खा लेते हो उसको। तो मटर का वहाँ भी बहुत प्रयोग होता है, चाट में, छोले में, समोसों के साथ। जो कहते हैं ना समोसे छोले, तो समोसे छोले ना होकर मटर छोले होते हैं। ये खूब प्रचलन में, ये इसके उपयोग हो गए। और एक मटर का उपयोग दाने में भी करते हैं। दाना बनाते हैं पशुओं का दाना बनाते हैं, मुर्गियों का दाना बनता है, उसमें भी मटर को पीसकर उसका दाना प्रयोग किया जाता है। तो मटर को हम हर अवस्था में प्रयोग कर सकते हैं, कच्ची अवस्था, पक्की अवस्था। ठीक, दलहनी फसल है तो राइजोबियम की महत्वपूर्ण है, इसमें नहीं है, महत्वपूर्ण है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? एक जीवाणु है। कैसा जीवाणु है? एक सहजीवी जीवाणु है। और ये सहजीवी जीवाणु क्या काम करता है? सहजीवी जीवाणु हैं?
क्या करता है बताओ? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता। और नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन का पौधों की जड़ों में स्थिरीकरण करके। कैसे करता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन का पौधों की जड़ों में स्थिरीकरण करके ये सब काम करता है। ये सब काम जब करता है तो हमें इसका उपचार करना पड़ेगा, यानी कि राइजोबियम कल्चर को प्रयोग करना पड़ेगा। तो मटर बोने से पहले सबसे पहले तैयारी करनी है बीज उपचार की। बीज उपचार की करनी। बीज उपचार कैसे करेंगे हम? जितनी मटर है उसकी मात्रा के हिसाब से। अच्छा, मटर की बीज दर कितनी होती है? ये पहले बीज उपचार की बात करते फिर बीज दर की बात। जितना बीज है उस बीज पे जितनी राइजोबियम को हम मिला सकते हैं, तो 200 ग्राम, 400 ग्राम, 600 ग्राम या 500 ग्राम, जितना हमने राइजोबियम कल्चर लिया उसका 2 से ढाई गुना, 2 से ढाई गुना हम क्या लेते हैं? गुड़। 2 से ढाई गुना कितना लेते हैं? मान लीजिए हमने 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर लिया, तो हम गुड़ कितना लेंगे? लगभग 250 ग्राम, आधा किलो। तो 400 से ग्राम से आधा किलो गुड़ लिया, गुड़ को घोला पानी में और उसमें राइजोबियम कल्चर को मिलाया, और उस कल्चर को जब अच्छे से मिल गया तो उसको बीज के ऊपर बखेर के और उसमें अच्छे से हाथ से मिला दिया। हम क्या कर सकते हैं हाथों को सुरक्षित रखने के लिए? दस्ताने पहन के ये काम करें, ग्लव्स पहन लें, उसके बाद ये काम करें। क्योंकि हर किसान के पास ग्लव्स होने जरूरी हैं। उसे कीटनाशकों का प्रयोग करना है, उसे उर्वरक का प्रयोग करना है, तो वो नंगी त्वचा से क्यों करे? अगर उसने दस्ताने पहने हैं तो कीटनाशक का प्रयोग भी करेगा तो उसके हाथ पे नहीं जाएगा, कोई एलर्जी नहीं होने की, क्योंकि कभी हो सकती है तो कभी नहीं भी होगी, लेकिन सुरक्षा हमेशा ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो दस्ताने सबके पास होते हैं, नहीं है तो खरीद लेगा किसान, उससे आराम से मिलाएगा उसको और फिर सूखे में, खुश्क जगह में छोड़ देगा बिना धूप के, और वो जब बीज सूख जाएंगे अगले दिन जाके वो बीज की मटर की बुवाई कर देगा। तो मटर की बुवाई कैसे करेगा वो? अभी एक सवाल और आता है कि आखिर वो राइजोबियम कल्चर का प्रयोग में गुड़ का ही प्रयोग क्यों करता है? बताएगा कोई कि गुड़ का प्रयोग क्यों करते हैं राइजोबियम कल्चर में? हम बताएं अभी। गुड़ में कार्बोहाइड्रेट होता है और जीवाणु को कुछ खाने के लिए चाहिए। जीवाणु उससे लगा हुआ है, उसको ऊर्जा का स्रोत चाहिए कुछ खाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट है, चूँकि गुड़ मीठा है। मीठा क्या? सुक्रोज है। सुक्रोज है, मीठा है, उसको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, उसकी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। जब जड़ बन जाएंगी मटर की तब वो जड़ों से ऊर्जा लेनी शुरू करेगा। अब जड़ों में क्या है? जड़ें उसको रहने का स्थान देती राइजोबियम को। जड़ें, इसको क्यों बोलते हैं हम? सहजीवी। सहजीवी जीवाणु क्यों बोलते हैं इसको? कि दोनों साथ साथ जीते हैं। जड़ रहने की जगह देती है जीवाणु को, राइजोबियम को, और राइजोबियम बदले में क्या देता है? वायुमंडल से स्थिर की गई नाइट्रोजन। तो जड़ को नाइट्रोजन मिलती है और जीवाणु को रहने की जगह। जीवाणु जड़ों में कहाँ रहता है? गांठों में, नोड्यूल्स में। गांठ या नोड्यूल्स में रहता है ना। आप नोट ही नहीं करते हो इसलिए याद नहीं रहता आपको। बैठकर सुनना भी जरूरी है और हाथ भी चलता रहे। नज़र हो बोर्ड पे, टीचर पे, और हाथ कॉपी पे लिखता रहे, नहीं तो भूल जाएंगे कि अभी भाई ने बताया कि क्यों गुड़ का प्रयोग करते हैं, आप भूल जाएंगे। सहजीवी क्यों सहजीवी है ये बताएंगे, आप भूल जाएंगे ऐसे, क्योंकि ये इंसानी प्रवृत्ति है भूलना। इसलिए लिखा रहना भी जरूरी है, सुनिए भी और लिखिए भी। तो सहजीवी इसलिए है कि जड़ें उसको रहने का स्थान देती हैं और जीवाणु उसको बदले में, स्थान के बदले वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करता है और जड़ों में दे देता है। जड़ों में जीवाणु रहता है नोड्यूल के अंदर, गांठों के अंदर। जितनी बड़ी गांठ होगी उतनी ही नाइट्रोजन फिक्सेशन अधिक होगी। जड़ का रंग कैसा होता है?
हल्का गुलाबी रंग का। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए 11वीं के बच्चे कितने अच्छे से, है ना, हल्का गुलाबी रंग का होता है। और 2 पोषक तत्व ऐसे हैं जो इन जड़ों में ग्रंथि बनने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनमें एक है आपका आयरन और दूसरा है मोलिब्डेनम। कौन कौन से हैं 2? जो 17 पोषक तत्व हैं उनमें से 2 पोषक तत्व हैं, एक आयरन और एक मोलिब्डेनम। ये अगर नहीं होंगे तो जड़ों में नोड्यूल या गांठ नहीं या कम बनेगी। अगर जड़ों में गांठ ज़्यादा बनानी है तो मिट्टी में इन दोनों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, बीज उपचार हो गया। इसके पहले बीज उपचार में हमने एक राइजोबियम कल्चर पढ़ा केवल, जबकि बीज उपचार कैसे होता है, सीड ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं बेटे? सीड ट्रीटमेंट होता है FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। तो हमें पहले फंजीसाइड करना था, हमने आज उल्टा शुरू किया पहले पढ़ाने में। तो करना क्या होता है, पहले फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं। फंजीसाइड में फफूंदीनाशी कौन कौन से हैं? थीरम या बाविस्टिन या कार्बेंडिज्म, कोई सा भी जो आपको मिल जाए। बाजार में उपलब्ध होता है, हर फसल के टाइम पे अलग खरपतवार अलग फफूंदीनाशी मिलता है। जब आप दुकान पर जाएंगे वो आपको बताएगा कि ये ले लीजिए आप, ये अच्छा है। तो जो आपके क्षेत्र में अवेलेबल हो उन 3 में से कोई तो एक अवेलेबल होगा, उसको लीजिए। 1 किलो बीज में 2 ग्राम दवाई, 1 किलोग्राम बीज में कितनी? 2 ग्राम दवाई फफूंदीनाशी लेते हैं, थीरम, बाविस्टिन या कार्बेंडिज्म को जो मिले। उससे बीज को भिगोया, पानी में हमने दवाई उतनी मिलाई जितना बीज था। मान लीजिए 50 किलो बीज था तो दवाई कितनी चाहिए हमको? 1 किलो में 2 ग्राम, तो 50 किलो में कितने ग्राम? 100 ग्राम। अरे भाई 1 किलो के लिए 2 ग्राम बीज दवाई चाहिए, तो 50 किलोग्राम के लिए तो 100 किलोग्राम के लिए कितनी चाहिए? 100 किलोग्राम बीज है तो कितनी दवाई चाहिए? कितनी दवाई चाहिए? 20 ग्राम। 50 किलो बीज में कितनी चाहिए? 100 किलो बीज में कितनी चाहिए? और 1 कुंटल बीज में कितनी चाहिए? क्यों 1 कुंटल और 100 किलोग्राम अलग अलग होता है क्या? भाई 100 किलोग्राम ही तो 1 कुंटल होता है। तो ऐसा भी ध्यान रखिए, है ना। ये भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं। CO किसका फार्मूला है? CO किसका फार्मूला है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और CO2 किसका है? कार्बन। और C किसका था? C कार्बन, CO कार्बन, CO2 कार्बन, तो CO3 किसका होगा? कार्बन ट्राइऑक्साइड का। वेरी गुड, हाथ उठाना कितने लोग हैं ऐसे? ये कार्बोनेट का है, ये कार्बोनेट का है। तो हमेशा क्रम में चलना ठीक नहीं होता है कि हम क्रम में चले जा रहे हैं। भाई ऐसे ही ग्राम किलोग्राम इसका अंतर समझिए। 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंटल होता है, तो 100 किलोग्राम को जितनी दवाई चाहिएगी उतनी 1 कुंटल को भी। ठीक। इंसेक्टिसाइड कहाँ प्रयोग करते हैं? जब हम देखते हैं कि मटर के जमते समय मिट्टी में कुछ कीट ऐसे हो सकते हैं जैसे दीमक और सफ़ेद गिंडार होती, वाइट ग्रव या सफ़ेद गिंडार, है ना, ये जमते हुए बीज को खाते हैं। तो उसके लिए हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। इंसेक्टिसाइड कौन सा होना चाहिए? दीमक के लिए सबसे अच्छा क्लोरोपाइरीफॉस। वेरी गुड, क्लोरोपाइरीफॉस। तो फंजीसाइड भी हो गया, इंसेक्टिसाइड भी हो गया, और सबसे अंत में करेंगे हम राइजोबियम, वो भी आपने पढ़ लिया। वेरी गुड, बीज उपचार हो गया।
अभी हमने क्वेश्चन पूछा था कितना बीज 1 हेक्टेयर में चाहिए, बताए कोई बच्चा, बताइए। 75 से 100 किलोग्राम। अब हमारा अगला सवाल इसी से आता है कि 75 किलोग्राम कब चाहिए और 100 किलोग्राम कब चाहिए। ये तो बहुत अंतर है। कैसा बीज 75 चलेगा और कैसा 100 चलेगा, बताएं कोई बच्चा। ठीक, अगर बीज का आकार छोटा है, बीज का आकार छोटा है, तो वो 1 किलो में ज़्यादा बीज चढ़ेंगे या कम, और बीज का आकार बड़ा है तो वो 1 किलो में कम चढ़ेंगे कि ज़्यादा। तो जब बीज के साइज छोटा है तो बीज की मात्रा कम हो सकती है, क्योंकि पौधे तो उतने ही जमेंगे, है ना। और बीज का साइज बड़ा है तो बीज की मात्रा हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे बीज का आकार कैसा, ठीक है। कितनी दूरी पे बोते हैं? मटर को 2 तरीके से बोते हैं, एक बिखेर कर ब्रॉडकास्टिंग मेथड और दूसरा लाइन सोइंग, लाइनों में। तो बताएं आप कितने अंतराल पे मटर को बोया जाता है? फसल की लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखते हैं, बताओ बेटे, देख के बताइए, कोई बात नहीं। अगर कोई देख के बता सकता है, देख के बता सकता है, स्वतंत्रता है आपको, बस बताना आप ही को है, मैं नहीं बताऊंगा ये बात। 30 सेंटीमीटर क्या? 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, वेरी गुड। और पौधे से पौधे की 5 से 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने पहली लाइन यहाँ बनाई थी तो दूसरी लाइन हम 30 सेंटीमीटर दूर बनाएंगे, यही तो मतलब हुआ। और इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। एक लाइन ये है, एक लाइन, और तीसरी लाइन मान लीजिए ये हो, तो इसके बीच में भी हम 30 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे, यही तो मतलब हुआ कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है। हर लाइन के बीच में हमने 30 सेंटीमीटर की दूरी। अब पौधे से पौधे की हम कह रहे 5 से 7 सेंटीमीटर, हम औसत मान लेते 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? पहला पौधा यहाँ लगा हमारा, तो दूसरा पौधा इसके 6 सेंटीमीटर बाद लगेगा। 6 सेंटीमीटर कितना होगा? यहाँ तक तो आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, ऐसे ही तो आएगा 6 सेंटीमीटर। ऐसे इसमें आएगा, एक पौधा यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, ऐसे ही तो होगा। लाइन में बोने के लाभ क्या है? हम लाइन में क्यों बोए? जब हम बखेर के बो सकते हैं, बहुत सारे लोग बोते हैं बखेर के, उसकी हानि क्या है? और हम लाइन में बोते हैं तो उसके लाभ क्या है? लाभ हानि तो दोनों की होंगी ना। तो ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होता है पहले उसकी बात करते हैं। लोग बखेर के बोते हैं ब्रॉडकास्टिंग की, तो उसमें क्या वो किसी जब निराई गुड़ाई करनी हो तो वो आसानी से कर पाएंगे? क्योंकि कहीं इधर पैर रखने की जगह नहीं होगी तो उधर, वो तो कहीं भी जमेगा, तो आप चल ही नहीं सकते खेत में। जब चल नहीं सकते तो आप कीटनाशी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप उसमें खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? तो बहुत दिक्कत आएगी, बीज ज़्यादा लगेगा। बखेर के बोने में बीज ज़्यादा लगता है और खरपतवार नियंत्रण करना बहुत मुश्किल काम है, कीट नियंत्रण करना बहुत मुश्किल काम है, चल ही नहीं पाएंगे ना। लाइन में बोने का फ़ायदा क्या है? लाइन में बोने का लाभ ये है कि हम एक लाइन में बोया, उस 2 लाइनों के बीच में आराम से जब चाहे चल सकते हैं, जब चाहे खेत के अंदर जाके अंदर तक देख सकते हैं कि कोई कीड़ा तो नहीं लगा, कोई बीमारी तो नहीं लगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं चूहा तो नहीं लगा है, कहीं दीमक तो नहीं लगी है, ऐसा देख सकते हैं ना। घास निकालनी है तो हम कस्सी निकलवा सकते हैं, खुरपी निकलवा सकते हैं, तो लेबर हमारी उस 2 लाइनों के बीच की जगह में चल सकती है। तुड़ाई करनी है, तोड़ना आसान होगा,
तोड़ते समय हमें बोरी भी भरनी है, बैग, तो वो रखेंगे कहाँ अगर जगह ही नहीं है खेत में? तो हर लाइन के बीच में हम रख सकते हैं, है ना? तो हर 2 लाइन के बीच में रखते जाएंगे, बैग इधर से तोड़ते जाओ, भरते जाओ। कितना आसान है, चलना आसान, कीट नियंत्रण आसान, खरपतवार आसान नियंत्रण करना, है ना, तुड़ाई करना आसान है, और फसल की देखभाल करना भी बहुत, ठीक है। इसलिए हमेशा लाइन में बुवाई करनी। अच्छा, लाइन में कुछ लोग किसान लॉजिक ये देते, बहुत झंझट का काम है, कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। कल्टीवेटर से आप जुताई करते हैं खेत में, एक कल्टीवेटर की 2 खुरपियों के बीच कितनी दूरी होती है? वो तो उसमें बोल्ट लगे होते हैं, आप दूरी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप 30 सेंटीमीटर दूरी पे लगभग होते ही हैं वो। आप कल्टीवेटर को चलाइए, आराम आराम से चलाइए, तो नाली बन जाएगी, बस नाली में बीज की बुवाई कर दीजिए आप। कौन सी नई अलग तरीका बनाना पड़ा आपको? और नहीं तो सीड ड्रिल, गेहूं बोने वाली है, उससे भी बुवाई होती है मटर की, खूब होती नहीं होती? तो उसका बड़ा छेद होता है, उसमें मटर का दाना भी गिरता है, उससे आप बड़े आराम से बो सकते हैं। तो लाइन बनाना कोई बड़ा टेढ़ा काम आज की डेट में नहीं है, उसके फ़ायदे बहुत हैं। ठीक, हमने लाइन भी कर ली, बीज की बुआई भी हो गई, है ना, लेकिन वैरायटी कौन सी चुनेंगे हम? तो आइए वैरायटी की बात कर लेते हैं। ये किस बच्चे ने लिखा है? किस बच्चे ने लिखा था ये? हिमांशु, वेरी गुड हिमांशु। बॉटनिकल नेम लिखा है पाइजम सटाइवम। बस इसको इतना ध्यान रखना कि इसको लिखते समय अंडरलाइन कर देना चाहिए। ये इसका वंश है और ये इसकी जाति है ना। तो पाइजम सटाइवम, फैमिली फेवेसी। अब इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी या इसकी अच्छी अच्छी प्रजातियां, अच्छी अच्छी प्रजातियां 2 तरह की लिखी हैं। ये दाल वाली लिखी है, दाल वाली में रचना, हंस, स्वर्ण रेखा और पूसा प्रभात, और सब्जी वाली में अर्केल, टाइप 56, बॉर्नविले, अर्ली बेजर। ये पुरानी वैरायटी हैं, अच्छी वैरायटी हैं, जो आज भी सब क्षेत्रों में चल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अतिरिक्त वैरायटी नहीं है। हर साल 4 से 6 नई वैरायटी आती हैं, बाज़ार में उपलब्ध होती हैं। प्राइवेट कंपनी वाली बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आती हैं, और वो भी बहुत अच्छी रिसर्च करने के बाद ही वैरायटी को लाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिना रिसर्च किए वैरायटी को ले आएँ। तो इन वैरायटी के अतिरिक्त भी आप नज़र रखें कि बाज़ार में कौन सी वैरायटी नई और अच्छी हमारे क्षेत्र के लिए आई है, क्योंकि वैरायटी हमेशा अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से बदलती रहती है। वेरी गुड। अब हम क्या बचा बेटे इसमें? अब आता है खरपतवार। तो खरपतवार नियंत्रण 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला कि जैसे ही फसल बोने वाले हों, हमें पता है इस खेत में फसल बोनी है हमको, तो हमें 20-25 दिन पहले से पता होता है कि हमें इसमें मटर बोनी है। तो यदि हम फसल बुवाई के 20 से 25 दिन पहले खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं, तो एक खरपतवार होता है फ्लूक्लोरेलिन। फ्लूक्लोरेलिन एक खरपतवार होता है, फ्लूक्लोरेलिन, ठीक है। इस खरपतवार का नाशी का प्रयोग फसल बुवाई के 15 से 20 दिन पहले, पहली जुताई की, मिट्टी में खरपतवार नाशी को मिलाया और खेत में बखेर दिया और खेत को दबा दिया पटेला लगाकर। उसके बाद 15 दिन बाद जब हम बुवाई करेंगे, जब तक वो खरपतवार को ख़त्म। तो ऐसे खरपतवार नाशी को हम बोलते हैं प्री प्लांट, PPI, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, के फसल के बुवाई के पहले ही हमने खरपतवार के लिए इंतजाम कर दिया। अब हमने फसल बो दी, फसल आज बुआई की मान लीजिए हमने, तो हम कल, अधिकतम परसों, 2 दिन,
कल या परसों या सेम डे। आज सुबह बुआई की, शाम को मेड़ बना दी और शाम को ही हमने खेत में खरपतवार नाशी का स्प्रे। ऐसी स्थिति के लिए दूसरी दवाई आती है पेंडीमेथिलीन। पेंडीमेथिलीन लीजिए 3 से 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर और खेत में पूरे में स्प्रे कर दीजिए। खरपतवार नहीं जमेंगे, लगभग 70% खरपतवार खत्म हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद भी खरपतवार नियंत्रण मान लो करने की आवश्यकता हुई तो ज़्यादातर लोग कल्टीवेटर से या खुरपी से या कस्सी चलवाते हैं। मटर वाले सब करवाते हैं इस काम को, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद मटर फैल के चलती है। यदि आप किसी खरपतवारनाशी आते हैं, लेकिन जनरली किसान प्रयोग नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। जहाँ काम गुड़ाई करने से कई सारी दिक्कतें और ख़त्म हो जाती हैं। गुड़ाई करने से कई सारी दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। हम पौधों को ठीक भी कर देते हैं। कई जगह पौधे ज़्यादा घने तो एक आध बीच में से निकाल देते हैं, वो खुरपी कर चलेगी या हम चलेंगे खेत में तभी हो पाता है। लेकिन उसके बाद भी आप चाहें तो रसायन उसके लिए भी हैं, बस प्रयोग कम करने चाहिए।